यहाँ पर हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं फॉर क्लास 9 RS अग्रवाल, क्लास 9 RS अग्रवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। और अभी हम लोग जो पेज है वो पेज नंबर 84 पे, आप पेज नंबर 284 देख लीजिए। पेज नंबर 284 पे ही आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। RS अग्रवाल, चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। तो काफी ये बड़े टॉपिक्स होते हैं, इनको पढ़ने के लिए 10-10, 15-15 मिनट का टाइम देना लगता है। ये तो शॉर्ट में रिव्यू है, इसको आप देख लीजिए। 11th क्वेश्चन में क्या है लिखा है, इन द गिवन फिगर। तो पहले बच्चों को स्कूल में डायग्राम बनाना होता है, तो डायग्राम को हम पहले बना लेते हैं। जो डायग्राम आपके पास गिवन है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। इस तरह से बच्चों आप डायग्राम धीरे धीरे कंप्लीट करिए। ये बच्चों मैंने डायग्राम जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया। काफी डिफिकल्ट टाइप डायग्राम है। तो ये हो गया आपका एंगल एक्स, ये हो गया पीपी, और ये है आपका ओ, ये है ए, और ये है क्यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सबसे पहले गिवन वाली क्वांटिटीज लिख लीजिए। गिवन में लिखा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ऐसा आपके पास डायग्राम में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। फिर आपके पास टू प्रूव में कुछ दिया है। टू प्रूव में आपके पास गिवन है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, और आपके पास जो सेकेंड पार्ट है वो गिवन है जो आपका ए एक्स है वो बी एक्स के इक्वल है। अब बच्चों हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते समय हमें ये टारगेट देना होता है कि हमें प्रूफ में करना क्या है, पी एक्स और ए एक्स पर टारगेट करना है। पी एक्स वाली लाइन देखिए और ए एक्स वाली लाइन देखिए, इन पे आपको टारगेट करना है। पी एक्स और क्यू एक्स वाली लाइन, पी एक्स और क्यू एक्स। बच्चों पी एक्स और क्यू एक्स वाली लाइन पे टारगेट करना है, तो पी एक्स और क्यू एक्स वाली लाइन पे पहले आप टारगेट करिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे टारगेट करना है। ये आपका पी एक्स है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी क्यू एक्स है, ये आपका क्यू एक्स है। इस पे आपको टारगेट करना है, आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है जैसे तैसे करके। ये काम बच्चों आपको करना है। तो कैसे करेंगे ये बच्चों डिपेंड करता है करना कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल्स वगैरह भी दिए हैं, तो ट्रायंगल्स को यूज करते हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल्स को यूज करिए और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यूज कर लीजिए। इसमें लिखा है ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। फिर लिखा है ओ पी जो है ओ क्यू के इक्वल है, ओ पी जो है ओ क्यू के भी इक्वल है। तो सबसे पहले बच्चों आपको डायग्राम पे बहुत ध्यान से देखना होगा। डायग्राम को देखिए पहले ध्यान से। तो बच्चों ये जो डायग्राम आपके पास गिवन है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इसमें पहले से गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है और ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है। तो आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। जैसे आप बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा ओ ए माइनस ओ पी। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ओ ए माइनस ओ पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आएगी ओ बी माइनस ओ क्यू, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा बी क्यू के इक्वल। तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर आ गई, एपी और बी क्यू आपस में इक्वल है। अब बच्चों आपने दो ट्राइंगल्स यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं उन ट्राइंगल्स का नाम देखिए आपने क्या लिखा है, और आपने वही दो ट्राइंगल्स लिए जिसमें आपको दो साइड्स चाहिए, ठीक है। आपने वही दो ट्राइंगल्स लिए हैं जिसमें आपको वो दो साइड्स चाहिए। आपको किसी भी हालत में इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन है दैट मींस ओपीबी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की तरह भी ट्रीट कर रहा है। ध्यान से देखिए। उसी तरह से बच्चों जो आपके पास दूसरा ट्राइंगल है ओ क्यू ए, अगर आप अपने
बुक में देख रहे होंगे तो उसमें भी ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये एंगल आपका 90 गिवन है और ये भी एंगल आपका 90 गिवन है। और बच्चों अगर ये दोनों एंगल्स आपके 90 दिख रहे हैं तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट पहले से ही प्रूफ हो चुके हैं। क्योंकि आप क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डबल ए एस के अकॉर्डिंग। तो डबल ए एस कैसे लगेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि जो एंगल बी क्यू एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल एक्स पी ए के, क्या हो गया, ईच 90। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए डबल ए एस, दूसरा वाला एंगल भी यहाँ पर आपको इक्वल दिया गया है। दूसरा वाला एंगल क्या है, दूसरा वाला एंगल है बी एक्स क्यू इज इक्वल टू पी एक्स ए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद डबल ए एस, एस का मतलब साइड, साइड आपने ऊपर ही लिख दी है। साइड क्या है आपकी, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। इसको आप लिख सकते हैं अबव प्रूफ, क्योंकि अभी आपने ऊपर लिख दिया था। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो पी एक्स ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया क्यू एक्स बी। और बच्चों अगर ये ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आपने कॉन्ग्रुएंसी यूज की है डबल ए एस। उसके बाद बच्चों सीपीसीटी से आप बाकी पार्ट तुरंत इक्वल कर सकते हैं। आप कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्यों कहेंगे, बाय सीपीसीटी। फिर आप कहेंगे यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ये भी कह सकते हैं। ये भी हो गया आपका बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका फिनिश हो गया। इसी तरह से बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए और उसको कंप्लीट करिए धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास गिवन है इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to BC। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये आपका हो गया A B C D। 13th क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है और उसमें लिखा है P is midpoint of BC। P is midpoint of BC। डायग्राम को आगे से खींचा गया है तो मैं इसको बना देता हूँ। ये देखिए इस तरह से खींचा गया डायग्राम। जिनके पास बुक्स है वो बुक्स को प्रॉपर फॉलो करें। ये अगेन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं बच्चों, वो आप खुद बना दिया करिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ था ABDC के पैरेलल है, P मिड पॉइंट है। P अगर मिड पॉइंट हो गया तो दैट मींस ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऑन प्रोड्यूसिंग AP एंड DC मीट एट Q पे मीट करते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये एंगल्स भी आपस में इक्वल है, ऐसा इसमें साइन गिवन है पहले से। प्रूव दैट। तो बच्चों सब कुछ आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन लगा है वो आप पूरी डिटेल में बता दिए। तो आपके पास AB पैरेलल टू DC है, गिवन इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए पूरी। AB पैरेलल टू DC, तो बच्चों पैरेलल लाइंस की जितनी प्रॉपर्टीज होती है लाइंस एंड एंगल्स में वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। और वो यूज बच्चों हो भी रही है, वो साफ साफ दिख भी रहा है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल लिए गए हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। दैट मींस गिवन इंफॉर्मेशन में तभी पहले से डाल रखा है कि जो BAP होगा वो किसके इक्वल है, CQB। ठीक है, CQB, ये बच्चों मैंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो आपको पहले ही पता है कि वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये आपके पास गिवन हो या ना गिवन हो वो आप खुद लिख लिया करिए। और बच्चों जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है वो और भी आप यूज कर सकते हैं। गिवन के बाद आ गया आपके पास 2P। अच्छा बच्चों, एक गिवन इंफॉर्मेशन और है जो मैंने लिखी है, उसको भी आप लिख लीजिए। वो क्या है,
बीपी इज इक्वल टू पीसी। ठीक है, गिवन के बाद आ गया टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? सो प्रूफ करना है जो ए बी है वो सी क्यू के इक्वल है, और जो डी क्यू है ये हो गया डी सी प्लस ए बी। ऐसा कुछ आपके पास है। अब बच्चों प्रूफ स्टार्ट कर लीजिए। बच्चों ये प्रूविंग आप तभी कर पाएंगे जब आपने मिड पॉइंट थ्योरम कम से कम 2 बार लगाई है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, तो आप इसको मिड पॉइंट थ्योरम पे ही करिए। तो अगर आपको बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम आपने 2 बार मैंने आपको पढ़ाई है, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बिना मिड पॉइंट थ्योरम के आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ए बी और सी क्यू आपस में चाहिए इक्वल। तो जिस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ था उसी प्रूफ के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी क्यू। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले टू ट्राइंगल्स तो आपको दिख ही रही हैं, यानी डबल ए एस से लगा दीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं बी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू पी। फिर लिख देंगे ए पी बी इज इक्वल टू सी पी क्यू। डबल ए अब हो गया एस, एस का मतलब हो गया पी बी इज इक्वल टू पी सी। इसके बाद बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्राइंगल आपका ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है सी पी क्यू के, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप इसमें लिख दीजिएगा कि ये डबल ए एस से हुआ है। और उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी बन गई कि जो ए बी होगा वो सी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। ये सीपीसीटी से प्रूफ हो गया पहला पार्ट। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से, और क्या गिवन है? कह रहा प्रूव करो जो डी क्यू होगा वो डी सी प्लस ए बी के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, कह रहा जो डी क्यू है, इस इंफॉर्मेशन को हम अलग से लिख देते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अभी आपको क्या दिखता है डी क्यू के बारे में? कहोगे सर अभी तो दिखता है कि जो डी क्यू है वो डी सी प्लस सी क्यू के बराबर है, लेकिन उन्होंने सी क्यू की जगह ए बी लिखा हुआ है। तो लिख ही सकते हो ना, जो सी क्यू है वो ए बी तो है, आप प्रूफ ही कर चुके हो। जो सी क्यू है उसको आप ए बी तो प्रूफ कर चुके हो ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो डी क्यू है वो डी सी प्लस ए बी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका ए पार्ट प्रूफ हो गया और ये आपका बी वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 का दोनों पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बच्चों डायग्राम जरा अच्छे से देखिएगा, कभी कभी डायग्राम में इंफॉर्मेशन मिस होती है, तो आप डायग्राम जरा ध्यान से देखिएगा। और कभी बच्चों राइट एंगल आपको दिखने लगता है तो राइट एंगल आप खुद बना लिया करिए। हो सकता है डायग्राम में कभी कभी इंफॉर्मेशन वो लिखना भूल जाए, लेकिन आप खुद से उसको बना लिया करिए। तो डायग्राम को दोबारा ट्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ डायग्राम आपके पास बना। ये हो गया बच्चों ए बी सी डी और ओ। चलिए, O is the point in the interior of a square ABCD such that triangle OAB is an equilateral triangle। कह रहा है OAB equilateral triangle है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स बच्चों इक्वल है और ये एंगल 60-60 डिग्री है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा? OAB। कह रहा शो दैट OCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको शो करना है कि जो OCD है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो ABCD है वो स्क्वायर है। तो बच्चों आपको अगर पता पड़ चुका है कि ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जितनी इंफॉर्मेशन है वो पहले आप मार्क भी कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज आपको फिर पता होनी चाहिए। ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा बच्चों स्क्वायर में जो चारों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ये इंफॉर्मेशन सब आप यूज कर सकते हैं
क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और इसको मैंने मार्क कर दिया है आपके डायग्राम में। अब बच्चों आपको जो टू प्रूव है, टू प्रूव वाला भी लिख लीजिए पार्ट। टू प्रूफ से इंफॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट कर दी है। उसमें कह रहा ओसीडी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दैट मींस ओसी इज इक्वल टू ओडी, ठीक है। तो बच्चों हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जरा प्रूफ पे आप देखिएगा पहले ध्यान से। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये चारों साइड्स इक्वल है, ये चारों साइड्स बच्चों इक्वल मैंने अभी दिखा दी है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब ओसी और ओडी आपको इक्वल दिखाना होगा किसी भी हालत में। तो ये काम बच्चों आपको करना है। तो अब आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सोचिए पहले आप। बच्चों जब आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ पार्ट आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बताइए? ट्रायंगल ओए डी और ओए ओबीसी को लेना पड़ेगा, मुझे सीबीसीडी से लेना होगा। अच्छा, कैसे हो जाएगा बताइए, कौन कौन सी चीजें लिखनी तो ये साइड्स इक्वल है, ये है? हाँ साइड्स इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री आ जाएंगे दोनों, हाँ ठीक है। और फिर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये और साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब एक एंगल निकालना पड़ेगा बस। चलिए बच्चों, आपने प्रयास किया बताने का, जो भी प्रयास किया वो अच्छा किया, लेकिन अगर आप जो प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा उसको आप, मैंने बताया था अगर आपको कम आता है तो आप ऐसा करा करिए कि डायग्राम आप स्प्लिट कर लिया करिए, क्योंकि डायग्राम आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो सकता है दिख नहीं रही है। देखिए आपने हमसे कहा कि आप ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। तो अगर आप डायग्राम अलग से बनाएंगे तो वो आपके होंगे, तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, आप पहले ट्राइंगल का नाम लिखिए। ट्राइंगल का नाम है ओ डी ए और ओ सी बी। देखिए अब आपको दिखने लगेगा बच्चों, मैंने आपको पहले गला फाड़ के बता दिया कि ये स्क्वायर है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब आपने खुद बताया कि ये सब 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री होगा, तभी ये 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये बच्चों एंगल्स तो आपके इक्वल हो गए ना। और आपने खुद बताया कि जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों एक इन्फॉर्मेशन तो आपको खुद दिख रही ना कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो एडी भी किसके इक्वल हो जाएगा? बीसी के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप एडी को बीसी के इक्वल करोगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई है। इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सीपीसीटी से ओडी इज इक्वल टू ओसी। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, लिखना स्टार्ट करिए। पहले लिखेंगे आप साइड, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास गिवन है ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल है। उसके बाद आपने क्या लिखा? उसके बाद आपने लिखा ओ ए डी इज इक्वल टू ओ बी सी, ठीक है। क्यों लिखा? क्योंकि दोनों किसके इक्वल है? 30 डिग्री। उसके बाद फिर आपने साइड लिखनी होती है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होंगी। फिर आप लिखेंगे ट्राइंगल ओ, जस्ट वेट मैं दोबारा लिखता हूँ, ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है। तो बच्चे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉन्ग्रुएंसी है आपकी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। और बच्चों इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ओडी है वो सी के इक्वल हो चुका है, लेकिन कौन से रीजन से? सीपीसीडी से। और बच्चों याद रखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन हो जाता है तो उसके नीचे हम हैंड्स प्रूफ लिखते हैं और इसके साथ आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बता क्वेश्चन नंबर 18। तो जिनके पास आर एस अग्रवाल है वो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को सभी बच्चे पहले आप पढ़ लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। होपफुली आपने क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया होगा। देखिए, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है एक ट्राइंगल्स बना हुआ है। तो पहले हम ट्राइंगल को मार्क करते हैं। थोड़ा सा अजीब टाइप का ट्राइंगल है। तो ये बच्चों हमने ट्राइंगल आपका मार्क कर दिया है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले हम गिवन वाली इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो उसका मतलब एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये बात अपने आप ऑटोमेटिक हो गई कि जो अगर ए बी है तो इसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी ओ पे मीट करते हैं। तो एंगल बी का बाइसेक्टर है ये वाला एंगल। देखिए बच्चों, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सब आ गई है निकल करके। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और जो ओ बी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर ओ बी बाइसेक्टर है तो उसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, क्योंकि ओ सी बी एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये बात समझ में आनी चाहिए। और बच्चों, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है आपस में, तो उनके हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया? तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए, जो डायग्राम में डायरेक्टली मेंशन की गई है। ठीक है, तो उस बात को आप गिवन में यूज करेंगे कि अगर एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ऊपर वाली आप इंफॉर्मेशन ही लिख लीजिए कि ए बी सी अगर इक्वल है ए सी बी, तो बच्चों उनके जो हाफ होंगे क्या होंगे, उनके हाफ। तो आप उनके हाफ लिख लीजिए जरा। दैट मीन्स ए बी सी अगर इक्वल है ए सी बी के, उनके जो हाफ होंगे वो भी आपस में इक्वल है। हाफ होने का मतलब बाइसेक्टर्स। दैट मीन्स ओ बी सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी बी के। और जरूरत पड़ने पर बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ओ बी ए है वो भी ओ सी ए के इक्वल हो जाएगा। ये इसका नीड है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। चलिए टू प्रूफ की तरफ आते हैं। टू प्रूफ में क्या कहना है, कह रहा है कि जो बी ओ है वो सी ओ के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूफ में करना है बी ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है। ध्यान दिया आपने? एंड AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब आपको बच्चों ये दोनों तो आपस में इक्वल गिवन है, लेकिन पता है आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो AO है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसका मतलब आप प्रूफ करेंगे OAB इज इक्वल टू OAC, है ना? यानी जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो ये बच्चों गिवन नहीं है, ये प्रूफ करना है। हम डायग्राम में तो सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन ही दिखाते हैं। बच्चों वैसे क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन बच्चों हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आगे हम कंटिन्यू करें, जो प्रूफ में लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बच्चों हमने गिवन में ही सब लिख दिया था। हमने गिवन में लिख दिया था कि जो ए बी सी है किसके इक्वल है, ए सी बी के इक्वल है। तो उनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना? यूक्लिड की एक्सियम थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है कि अगर दो नंबर्स इक्वल होते हैं उनके हाफ भी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए, तो बच्चों इनका हाफ क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एंगल ओ बी सी। और इसका हाफ क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ओ सी बी। तो बच्चों फिर से ध्यान से देखो, अगर ये दो साइड्स इक्वल हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने उल्टा किया है। आपने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए, तो ऑटोमेटिक साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दैट मींस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। जो आपका फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही प्रूफ हो गया था, उसको मैंने गिवन पे लिख दिया था। अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड वाला पार्ट भी एक तरह से हो ही गया है, क्योंकि आपने अभी बोला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है, बोला ना? और आपने बताया ओ ए बी बराबर ए सी है, बताया इस बात को। तो बच्चों आप ध्यान से देखो तो फिर ये वाला पार्ट तो हो गया ना, क्योंकि ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है।
तो अगर आप सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए डायग्राम सही से बना लेंगे तो सेकंड वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए सेकंड वाले पार्ट के लिए हम आपको डायग्राम क्रिएट करके दे रहे हैं पूरा। ये देखिए ये डायग्राम ए ओ बी, ए ओ सी। ध्यान से देखो बच्चों, ये कॉमन होने की वजह से इक्वल हो गया, ये पहले से इक्वल है और ये बाइसेक्टर्स की वजह से इक्वल हो गया। समझ में आया? तो भाई ये बात समझ में आ गई कैसे मैंने किया है। और बच्चों आपने ये भी तो कर रखा है पहले से कि जो ओबी है वो उसी के भी इक्वल है। तो बहुत सारी चीजें हो गई इसमें, तो आपको जैसा लगे वैसे आप कर लीजिए बच्चों। तो आप लिखिए इन ट्राइंगल ओ, ये वाली इंफॉर्मेशन बच्चों हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। डायग्राम आपने अगर सही नहीं बनाया होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो डायग्राम का आपका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वाली इंफॉर्मेशन बच्चों में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस इंफॉर्मेशन से आपको दिखाई देने लगा होगा कि हो गया साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड आप लिख लीजिए, दिस इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये आपके पास क्या था रीजन गिवन। फिर आपने क्या बताया, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। क्यों लिखा? ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स की वजह से लिखा। फिर आपने लिख दिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये तो अभी आपने ऊपर प्रूफ किया, तो लिख देते हैं अबव प्रूफ। तो ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? साइड एंगल साइड। उसके बाद बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके बाद कि जो बची हुई सारी चीजें वो इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ठीक है। दैट मीन्स यही पार्ट आपको प्रूफ करना था और ये सीपीसीटी से आपने प्रूफ कर दिया। और बच्चों अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ओ ए क्या बन जाएगा? एंगल ए का बाइसेक्टर बन जाएगा। और यहां से हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इससे बात आ गई निकल के कि जो ओ ए इज, दैट इज ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी हो लेकिन अगर आप डायग्राम उसका सही से बना रहे हैं तो क्वेश्चन स्पीड में होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा? तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, बेसिकली मैथ्स में आ गया गलती से। चलिए 23rd क्वेश्चन के लिए आपके पास पूरा डायग्राम बना हुआ है और कह रहा है कि प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बच्चों ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है, जरा आप डायग्राम पहले साइड से बनाइए तभी आपको ये पिक्चराइजेशन क्लियर होगा। बच्चों एक मिरर है और आपको पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए। तो बच्चों ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज है वो बनती है पॉइंट बी पर। ये मैंने पॉइंट बी पर उसकी इमेज बना दी और ये है टी पॉइंट। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए before a plane mirror LM seen at the point B by an observer at D। ठीक है बच्चों, डी पे कोई ऑब्जर्वर होगा, वो ऐसा कुछ देख रहा है। प्रूव दैट द इमेज इज अ स्फीयर। तो बच्चों ये तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता ही है, फिजिक्स में खूब सारे पढ़ाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बल्कि इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं इससे भी टफ आते हैं फिजिक्स में। चलिए फिजिक्स में बच्चों लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला इनको यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए तो ये आपका हो गया डायग्राम। बच्चों हमने डायग्राम कंप्लीट कर दिया है। और बच्चों आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता है कि कोई भी अगर लाइट रे फॉल करती है मिरर पे, लेट्स से देखिए लाइट रे फॉल कर रही है मिरर पे, जब ये फॉल करती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये मिरर का नॉर्मल है।
और ये बन जाती है आपकी, जो बच्चों आपकी ओसी है ना वो इंसिडेंट रे, जो ओसी है आपकी वो इंसिडेंट रे, और बच्चों जो आपकी सीडी है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे। फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये पार्ट आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पार्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि फिजिक्स का लॉ होता है। आपको अगर फिजिक्स नहीं आती है तो बच्चों आप याद रखिएगा कि ये नॉर्मल होता है, और जो नॉर्मल होता है ना बच्चों, वो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर ही बनता है। तो आप याद रखिएगा, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं पूरी फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम मिरर से नहीं लेते, हम नॉर्मल से लेते हैं। इसलिए ये सारे एंगल्स नॉर्मल से ही बनाए जाते हैं, और ये लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इतनी बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ये डायग्राम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो डायग्राम को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप इस रे को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिए, नॉर्मल को ऊपर बना लीजिए। जब आप नॉर्मल को ऊपर बनाएंगे तो आपको उसमें और भी बाकी सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। क्या बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी वो आप समझने की कोशिश करिएगा। और जो फिजिक्स में एक और लॉ आपको पढ़ाया जाता है कि जो एंगल दो लाइंस के बीच होता है वही एंगल्स उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो इस लॉ को भी आप यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। भाई देखो बच्चों को जो प्रूफ करना है वो टू टू में हम ले लिख लेते हैं। टू टू में हमको प्रूफ करना है कि जो टीबी है वो टीए के इक्वल है, मतलब आपको ये डिस्टेंसेस को इक्वल शो करना है, ठीक है। तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि जितना आगे इमेज है उतनी पीछे ऑब्जेक्ट है, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से जो इमेज होती है उनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है और बी उसकी शायद इमेज है, तो आप उसके देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ए है, तो ये बच्चों आपका जो ए है वो ऑब्जेक्ट है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन में ही लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी। और जो बी है वो ऐसा इमेज है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन ये आपको समझ में आ गई होगी। अब तो बच्चों सारी ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो जो आपको क्लियर कट यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नजर आने लगे होंगे, जरा वो ट्राइंगल्स आप बना लीजिए पहले। एक ट्राइंगल आपका ये है और दूसरा ट्राइंगल बस जस्ट उसके नीचे बना। तो बच्चों दोनों में आपको अभी क्या दिखता है कॉन्ग्रेट प्रूफ करने के लिए? कहोगे सर दोनों में एक पार्ट जो है वो साइड है, वो दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है। तो सर ये तो हो गई कॉमन साइड। उसके बाद मैंने कहा आपको और क्या नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, उसको भी मार्क करिए। बच्चों नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, ये आई है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा? बच्चों ज्योमेट्री आपको खुद देखनी पड़ेगी। देखिए कि होपफुली बच्चों आपने ज्योमेट्री अभी तक देख ली होगी। तो आपने देखा कि सर ये आई है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन सबको क्लियर है? क्योंकि पूरा एंगल 90 है बच्चों, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो मिरर से 90 डिग्री बनाता है, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। अब बच्चों आपको आर पे टारगेट करना है कि आर आपका कहाँ पर है। तो आर ध्यान से देखिए, आर आपको मिलने लगेगा। ये आर है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से आर हो जाएगा, और बच्चों ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस आर। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चों अगर ध्यान से देखें कि अगर आई जो है, देखिएगा बच्चों ध्यान से, अगर आई जो है वो आर के इक्वल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो अगर हम दोनों में से 90 माइनस कर देंगे, है ना, तो वो तब भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स बच्चों इस इंफॉर्मेशन से आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आई और आर अगर इक्वल है, अगर हम सेम नंबर से माइनस करेंगे तो भी वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बच्चों आप मार्क कर लो डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता पड़ी कि ये वाले एंगल्स आपके आपस में इक्वल होंगे। बच्चों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी पड़ेगी, सोच के बताइए क्या हो सकती है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अभी प्रूफ नहीं हो पाई है। कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एटीसी बीटीसी एंगल इक्वल नहीं है। कौन सा एंगल? एटीसी बीटीसी
क्योंकि ATC। मिरर हाफ हाफ में कट कर रहा है ना, हाँ बेटा, मिरर हाफ हाफ में कट कर रहा है। बच्चों आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है TB इज इक्वल टू 2A, उसको TB इज इक्वल टू TA, इसको ध्यान में रखते हुए ही आप जरा इंफॉर्मेशन बताइए। ठीक है बच्चों, तो आपने इन्फॉर्मेशन सोच ली होगी, उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दोबारा बनाता हूँ। देखिए बच्चों, आपको देखिए ज्योमेट्री किस तरह से बन गई है। बच्चों आपने क्या बताया कि ये वाली साइड्स आपस में दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, और ये वाला एंगल आपने बताया 90 माइनस आर है। बच्चों अगर ये 90 माइनस आर है, तो अगर आपके पास ये ट्रायंगल है 100%, फिर इसको क्या होना पड़ेगा, आर होना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि ये 90 माइनस आर है, एक आर होगा और एक ये 90 होगा, तभी तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। बच्चों ध्यान से देखिए, ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री है वो आपको खुद से देखनी है। तो ट्रायंगल की ज्योमेट्री को जरा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर 90 माइनस आर ये वाला एंगल है, तो ये 90 है, तो ये कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, तीनों एंगल का सम 90 है कि नहीं, 180 है कि नहीं, क्योंकि जब तीनों को सम करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये ज्योमेट्री आपको क्लियर होनी चाहिए, और इस ज्योमेट्री से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के भी इक्वल होता है, यानी ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के भी इक्वल होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। और ये जो एंगल ट्राइंगल होते हैं, ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। अब बच्चों जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि काफी सारी ज्योमेट्री मैंने आपको क्लियर कर दी है। चलिए, कैसे ज्योमेट्री क्लियर हो गई, लिखिए, इन ट्राइंगल TBC एंड ट्राइंगल ट्राइंगल TAC, क्या क्या आया, सबसे पहले कहेंगे कि सर दोनों में एक चीज नजर आई, मैंने कहा क्या, कि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। दैट मींस एंगल BTC इज इक्वल टू एंगल ATC, ईच 90। उसके बाद TC इज इक्वल टू TC, रीजन कॉमन, क्या होगा, कॉमन, रीजन इज कॉमन। चलिए नेक्स्ट, एंगल BCT इज इक्वल टू एंगल ACT, क्या हो गया, गिवन, इक्वल, तो ट्राइंगल TBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TAC, हो गया एंगल साइड एंगल। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं TA इज इक्वल टू TB। जैसे ही आप TA इज इक्वल टू TB लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रूफ हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका खत्म हो गया फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25, तो बच्चों आप इसको खुद अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं कि 24 और 25 क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट खुद से करिएगा, कहीं से इसकी हिंट मत लीजिएगा। ठीक है,